हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अनूप कुमार हैं एम्स से, और डॉक्टर राहुल भार्गव फोर्टिस अस्पताल के, और डॉक्टर एम वली भी इस वक्त हैं, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। डॉक्टर वली, सबसे पहले आपसे ही शुरुआत कर लेते हैं। ऑक्सीजन की बहुत सारी कमी की हर तरफ से खबरें लगातार हमें मिल रही हैं। वो कौन सा वक्त होता है किसी पेशेंट के लिए जब उसे ऑक्सीजन की जरूरत होती है? वो सही पॉइंट बताएं ताकि लोग ऑक्सीजन को लेकर के पैनिक ना करें। हाँ, देखिए, ऑक्सीजन हम सब जो सांस लेते हैं 24 घंटे हमको रिक्वायर्ड होती है। पेशेंट को ऑक्सीजन देने की जरूरत जब पड़ती है जब उसके फेफड़े इतना कम काम करते हैं कि बाहर से ऑक्सीजन देकर उनको असिस्टेंस दिया जाता है। देखा ये जा रहा है कि कोरोना के इस एपिसोड नंबर 2 में लगभग तीसरे दिन ही फेफड़े मुतासर हो जाते हैं और काफी लंग डैमेज हो जाता है, जो कि पिछली वाली जो इसकी एपिडेमिक थी उसमें नहीं हो रहा था। और जब 1/3 से ज्यादा फेफड़ा काम करना बंद कर देता है या डिस्ट्रॉय हो जाता है और पेशेंट का ऑक्सीजन सैचुरेशन इतना कम हो जाता है कि उसके शरीर के विभिन्न अंग में जिंदा रहने की जो एक ललक है और जिंदा रहने की जो एक कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, तो उसको हम बाहर से ऑक्सीजन देते हैं। और ये कई प्रकार से दी जाती है। एक साधारण ट्यूब से दी जाती है, और दूसरा प्रेशर के साथ दी जाती है जिसको हम बाईपैप कहते हैं, और तीसरा ये वेंटिलेटर में दी जाती है। लेकिन कोरोना में हम एक स्पेशल तरह से ऑक्सीजन देते हैं जिसको हम हाई फ्लो नेजल कैथेटर कहते हैं, और उसमें जो पेशेंट्स होते हैं जिनके लंग 1/3 से ज्यादा डिस्ट्रॉय हो जाते हैं उनमें हमको 12 से 15 लीटर तक की ऑक्सीजन हाई फ्लो नेजल कैनुला से पंप की जाती है। तो प्रोपोर्शनेट खर्चा जो है ऑक्सीजन का वो 12 से 15 गुना बढ़ जाता है, और इसलिए हमारा जो ऑक्सीजन का कंजम्पशन है वो बढ़ जाता है, डिमांड बढ़ जाती है, रिक्वायरमेंट। और जब डिमांड बढ़ती है तो इस तरह का क्राइसिस भी देखते हैं हम, जब सप्लाई उस तरीके से नहीं हो पाती है, क्योंकि मरीजों का नंबर बहुत ज्यादा है। जी जी जी। डॉक्टर अनूप कुमार, आप जरा सा ये समझाइए हमारे दर्शकों को। बहुत सारे लोग जो घरों में हैं, हमारा शो देख रहे हैं, वो अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल बार बार चेक कर रहे हैं। 90 या 92 के आसपास आने के बाद वो घबराने लगते हैं, और फिर घर में ही, चूंकि अस्पतालों में बेड की कमी है, तो घर में ही वो ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम करने लगते हैं। तो घर में ऑक्सीजन सिलेंडर के इंतजाम करने की क्या जरूरत है, और क्या वो कारगर होता है घर में लाकर के? क्या वो उस तरीके से कारगर है जैसे अस्पतालों में कारगर होता है? बिल्कुल हुसैन जी, आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। इस समय क्योंकि लोगों में पैनिक बहुत ज्यादा है, इसलिए वो सैचुरेशन जैसी चेक करते हैं। यहाँ बताना चाहते हैं, जब हम पल्स ऑक्सीमीटर लगाते हैं उसको 1 मिनट तक आप उंगली पर लगा रखिए, और फिर 1 मिनट तक वो फ्लक्चुएट करता रहता है। 1 मिनट के बाद जो रीडिंग आएगी उसको आप देखेंगे क्या एक्चुअल रीडिंग है। तो जब तक आपका सैचुरेशन 90% से ऊपर है, आप खतरे से ऊपर हैं। अगर 90% से नीचे जाता है तभी आपको ऑक्सीजन सप्लाई की जरूरत हो सकती है। लेकिन कभी भी घर में रह के या सिलेंडर से आप घर में खुद को ऑक्सीजन ना दें। इसके 2 बड़े दुष्परिणाम हो सकते हैं। पहला, क्योंकि ऑक्सीजन का, जैसे डॉक्टर वली ने बताया कि हमें एक कितना फ्लो देना है, किस प्रेशर से देना है, कि दोनों को सेट किया जाता है अंडर सुपरविजन ऑफ ए डॉक्टर। अगर हमने इस पर ध्यान नहीं दिया और बहुत हाई फ्लो और हाई प्रेशर पे ऑक्सीजन दे दिया, हमारी लंग जो है रप्चर कर सकते हैं, इसको न्यूमोथोरेक्स कहते हैं। इसके अलावा जो है, और ऑक्सीजन CO2 का जो एक रेशियो होता है वो भी आपका डिस्टर्ब हो सकता है। इसलिए हमारे साथ डॉक्टर राहुल भार्गव भी हैं फोर्टिस अस्पताल से, हम उनके साथ भी जुड़ेंगे और उनसे समझेंगे कि उनके अस्पताल में इस वक्त ऑक्सीजन का स्टेटस क्या है, उनकी क्या राय है ऑक्सीजन की कमी को लेकर के, और कोरोना की दूसरी वेव से कैसे लड़ा जा सकता है। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर अनूप कुमार एम्स से, डॉक्टर एम वली हैं, डॉक्टर राहुल भार्गव हैं। डॉक्टर राहुल, सबसे पहले तो आप बताइए कि फोर्टिस में इस वक्त ऑक्सीजन का स्टेटस क्या है? क्या आपके पास पर्याप्त ऑक्सीजन है? देखिए, कल जो हुआ उसके बाद आज हमारे पास आज तक की ऑक्सीजन है, पर जिस प्रकार से नंबर ऑफ केसेस बढ़ते जा रहे हैं हमको अपने बेड इंक्रीज करने पड़ेंगे। 200 लोग हैं और 50 पेशेंट अभी इमरजेंसी में वेट कर रहे हैं। अगर मुझे ऑक्सीजन पार्लर की तरह ऑक्सीजन बेड्स खोलने हैं और तो मुझे ऑक्सीजन की 3 मैट्रिक टन की रिक्वायरमेंट रोज की रहेगी। अब ये सारी चीजें एक प्रकार के ब्यूरोक्रेटिक हैसल में फंसी हैं।
भिवाड़ी कहता है कि आप सरकार से लेटर लेके आइए कि आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है। हमने आपकी रिक्वायरमेंट हरियाणा की फिक्स कर दी है, 20 मेट्रिक टन की आपकी रिक्वायरमेंट है, आप एक लेटर निकलवाइए तब हम आपका टैंक भरेंगे। एक टैंक को भरने में 3 घंटे लगते हैं और ट्रांसपोर्ट होने में 2 घंटे लगते हैं, मतलब 5 घंटे। अब आप सोचिए जिस प्रकार का सैलाब है, मैं इसको सुनामी बोल रहा हूँ और सैलाब बोल रहा हूँ, अब ये वर्ड रखिएगा याद, जिस प्रकार से लोग पर मिनट से सिर्फ ऑक्सीजन के लिए आ रहे हैं। मैं आपको बताऊं 100 में से 2 को वेंटिलेटर पड़ता है, 6 को बाईपैप की जरूरत पड़ती है और उसमें से 15 लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। अब आप देखिए 100 में से अगर 15 लोगों को ऑक्सीजन है और ये आंकड़ा गुरुग्राम का 3000 है और एनसीआर में जो हमारे अस्पताल है वो सिर्फ गुरुग्राम और हरियाणा को केटर नहीं करते, वो पूरे नॉर्थ इंडिया को केटर करते हैं। तो आप सोचिए सैलाब कितना बड़ा होगा। तो आपको आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग चाहिए रहेगी। सरकार अच्छा काम कर रही है, अच्छी बात है, पर ये ब्यूरोक्रेटिक हैसल्स को हटा के ऑक्सीजन टैंकों की सुचारू रूप से आवाजाही को सुनिश्चित करे ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचा पाएं। डॉक्टर भार्गव, जो बातें आपने बताई वो बहुत हैरान करने वाली हैं। इसमें एक चीज और बता दीजिए कि आप लोगों ने अपना प्रोजेक्शन देना कि आपको इतनी ऑक्सीजन की जरूरत है, ये कब से शुरुआत की? 1 हफ्ते पहले से, 2 हफ्ते पहले से? आप कब से एडमिनिस्ट्रेशन को बता रहे हैं कि आपको कितनी ऑक्सीजन की जरूरत है? तो ये ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट मॉनिटरिंग एवरी डे एवरी 6 आवर्ली होती है। जिस प्रकार से बाहर लोगों की भीड़ है और जिस प्रकार से वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है उस प्रकार से ये प्रोजेक्शन हर 6 से 8 घंटे में चेंज होती है। तो पिछले 1 हफ्ते से रोज ये प्रक्रिया है कि हमको ऑक्सीजन दी जाए। पर भिवाड़ी के प्लांट में, क्योंकि वो राजस्थान है और हरियाणा, तो राजस्थान और हरियाणा के बीच की जो टसल है इसके कारण आवाजाही में परेशानी है। तो मेरा निवेदन है आपके माध्यम से, देखिए आपकी आवाज पूरे देश में जाती है, हर पॉलिटिशियन तक जाती है, ब्यूरोक्रेट तक जाती है। आज सुबह से हम यही सुचारू रूप से करें कि एक लेटर पहुंच जाए भिवाड़ी के पास, क्योंकि भिवाड़ी में आइनॉक्स का प्लांट वाला कहता है कि आपका लेटर आएगा तभी हम ऑक्सीजन देंगे, और ऑक्सीजन नहीं आएगा तो क्या करेंगे? ये स्थिति वाकई बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और ऐसा ही कुछ जिक्र अभी कुछ देर पहले केजरीवाल कर रहे थे जब मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री बैठक कर रहे थे। उन्होंने उस बैठक में ये आरोप लगाया कि उनके जो सिलेंडर्स हैं या फिर उनके ऑक्सीजन के जो टैंकर्स हैं उनको राज्यों में रोका जा रहा है। ये स्थिति बहुत ही भयावह है। डॉक्टर एम वली, आप जहां पर हैं वहां पर इस वक्त ऑक्सीजन का क्या स्टेटस है? आपके पास जितने मरीज आ रहे हैं उसमें से कितने लोगों को ऑक्सीजन देने की जरूरत पड़ रही है? कितने लोगों को आपको बगैर ऑक्सीजन काम चल जा रहा है? देखिए ये सवाल जैसा अभी बताया गया कि ये वेरी करता है मिनट टू मिनट, और इस वक्त जो हम एक अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस से गुजर रहे हैं। मैं आज रात को जब सोया था मैं बहुत डर के सोया था कि कहीं सुबह मुझे कोई भयानक खबर ऐसी ना मिले कि रात को अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से इतने लोग ट्रकों में चले गए, डेड बॉडी। आज ये ऐसी, आप बुरा नहीं मानिएगा, मैंने कोई अच्छे अल्फाज नहीं बोले हैं, लेकिन सिचुएशन ऐसी ही है। ये कैसे ऊपर वाले की कृपा है, खुदा की मर्जी है कि ये काम चल रहा है और हमारे मरीज बच जाते हैं, वो बड़े स्ट्रांग हैं, हमारे डॉक्टर दिन रात लगे हुए हैं। मैं आपसे 2 बातें यहाँ बताना चाहूंगा कि ऑक्सीजन जो है वो घर में जैसे अंडा, डबल रोटी, ब्रेड आता है, डेली की सप्लाई अस्पतालों में होती है और किसी को पता नहीं लगता। लेकिन ये जो कंजम्पशन सडनली बढ़ गया है, अप्रत्याशित अनप्रेसिडेंटेड बढ़ गया है, इसलिए ऑक्सीजन की, इसको हम शॉर्टेज नहीं कहेंगे, इंक्रीज रिक्वायरमेंट कहेंगे। इंक्रीज रिक्वायरमेंट के लिए हमको टैंकर भी चाहिए, बॉटल्स। लेकिन डॉक्टर साहब मुझे इसमें थोड़ी दिक्कत ये लग रही है, आप अनप्रेसिडेंटेड कह रहे हैं, अप्रत्याशित कह रहे हैं। ये अप्रत्याशित कैसे है? जब सारी दुनिया में कोरोना सेकंड वेव आ रही थी, हमारे यहाँ भी उसका सेकंड वेव को आना था, हम ये जान रहे थे कि इस तरह की स्थिति पैदा होगी, तो फिर ये अनप्रेसिडेंटेड कैसे है, अप्रत्याशित कैसे है? मैं किसी को बचा नहीं रहा हूँ। कोरोना साहब जो हैं ये ज्यादा मेहरबान हो गए हमारे फेफड़ों पे इस बार आपने सुना होगा बच्चों को हो रहा है, आपने सुना होगा 18-20 साल के लोगों को हो रहा है, आपने सुना होगा कि यंगस्टर्स को हो रहा है, आपने ये भी सुना होगा तीसरे दिन सीटी स्कैन में आ रहा है, आपने ये भी सुना होगा कि लंग्स डिस्ट्रॉय बहुत जल्दी हो रहे हैं। जब ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो इसका कैलकुलेशन करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हमारे मुल्क में इसकी कैपेसिटी है कि हम ऐसी कैटास्ट्रोफीज को बर्दाश्त कर लेते हैं। डॉक्टर राणा का स्टेटमेंट आपने सुना होगा, मेरे काबिल डायरेक्टर गंगाराम हॉस्पिटल के, उन्होंने जिस तरह से रात इमरजेंसी क्राइसिस को डील किया है, खड़े होकर हमारे डॉक्टर्स ने जान बचाई है लोगों की, वो बहुत ही इनाम देने के काबिल है, काबिल तारीफ है। और हमारे यहाँ क्राइसिस को क्राइसिस नहीं कहते, हम मैनेज करना जानते हैं।
मुझे उम्मीद है कि क्राइसिस जल्दी मैनेज हो जाएगी। इसमें हमको टीम वर्क करना है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के जरिए इसको हम ऑक्सीजन को पूल करके डिस्ट्रीब्यूट करें। बहुत अच्छी बात है। और हमने सुबह सुबह गंगाराम अस्पताल की तस्वीरें देखी हैं, जब वहां पर ऑक्सीजन खत्म होने को थी, चली जाएगी जी, और वहां पर फिर टैंकर से ऑक्सीजन पहुंचाई गई। डॉक्टर अनूप, अब जरा हम वैक्सीन की बात कर लेते हैं, क्योंकि वैक्सीन भी लगातार वैक्सीनेट लोगों को किया जा रहा है। एक सवाल ये बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं डॉक्टर अनूप की, जो कोविड पॉजिटिव हो गए, हाल फिलहाल में कोविड पॉजिटिव हुए, उसके बाद नेगेटिव हो गए, तो उन्हें वैक्सीन कब लेनी चाहिए? क्या उन्हें सबसे आखिर में लेने के लिए इंतजार करना चाहिए, या जब उन्हें मौका मिले वो वैक्सीनेट खुद को करवा लें? देखिए, जब कोई पेशेंट कोविड नेगेटिव हो जाता है, उसके 2 हफ्ते के बाद वो जाकर वैक्सीन ले सकता है। इसके 2 कारण होते हैं कि जब वो कोविड पॉजिटिव होकर नेगेटिव हुआ है तो उसकी कुछ एंटीबॉडीज अभी ऑलरेडी परसिस्ट कर रही हैं बॉडी में, और जब हम वैक्सीन लगाते हैं तो उनसे भी एंटीबॉडीज बनती हैं। तो हम ये चाहते हैं कि शुरू में इनका इंटरेक्शन ना हो, इसलिए 2 हफ्ते के बाद जो है वो पहली बात की, एक तो दूसरे को संक्रमण करने का रिस्क भी कम हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर थोड़ा वायरल अभी डीएनए आरएनए जो है ब्लड में सर्कुलेट करता रहता है, और जब वो अगर वैक्सीन सेंटर पे जाते हैं तो ये हो सकता है कि संक्रमण दूसरे को ना कर दे, इसलिए हम कहते हैं 2 हफ्ते तो वेट करें। और एंटीबॉडी भी जब डेवलप 2 हफ्ते के बाद होती हैं, वो ज्यादा प्रभावशाली बनती हैं, तो इसलिए 2 हफ्ते के बाद वो जाकर वैक्सीन को लगवा सकते हैं। डॉक्टर राहुल भार्गव, क्या वैक्सीन ही कोरोना का आखिरी इलाज है, कोरोना को खत्म करने का? हुसैन जी, बिल्कुल आपने पते की बात कही। अब मैं 30 सेकंड्स लूंगा। जो आपने अनूप जी से सवाल पूछा था उसका जवाब है कि हर कोविड आदमी को, जिसको कोविड हुआ है, उसे 2 से 4 हफ्ते में जाके वैक्सीन लेनी चाहिए। वो एक बूस्टर की तरह काम करता है। और बाकी वेरिएंट जो है वो B1.17 हो, B1.6 हो, तीनों वेरिएंट के अगेंस्ट में काम करता है। ये NEJM में आर्टिकल पब्लिश्ड है, तो हर आदमी को वैक्सीन लेना आवश्यक है। दूसरी चीज समझिए, फाइजर की वैक्सीन से आज कल पेपर पब्लिश हुआ है, प्रेग्नेंट फीमेल्स को भी बचाया जा रहा है। और 30 मार्च को पब्लिश हुआ कि 18 साल तक के बच्चों को दिया गया, 100% इम्यूनिटी मिल गई उनको। आप वैक्सीन के माध्यम से एक और आप चौंकाने चीज देखिए, अद्भुत बात देखिए, 5000 लोगों को टीका लगने के बाद कोरोना हुआ, उसमें से सिर्फ 0.001% लोगों को परेशानी या मृत्यु हुई। 0.001 मतलब पॉइंट के आगे 2 0 और 1। इसका मतलब हुसैन भाई ये बात है कि अगर हम 2 टीके वैक्सीन के लगवाते हैं, इसके बाद कोरोना होगा, पर ऑक्सीजन की आपको रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी और अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं बार बार लोगों को वैक्सीन हेजिटेंसी हटाने के लिए बात कर रहा हूं। और मेरा एक और निवेदन यह है, जो मैं फोर्सेस कर पा रहा हूं, 1 महीने के बाद कहीं अगली वॉर, ऑक्सीजन वॉर के बाद कहीं वैक्सीनेशन की वॉर ना हो, क्योंकि हमारे को बहुत सारी पॉपुलेशन 50 से 60 करोड़ की वैक्सीनेशन की ड्राइव चलानी है और जल्द से जल्द चलानी है। उसमें क्वालिटी, तेजी, ट्रांसपेरेंसी और अफोर्डेबिलिटी का ध्यान रखते हुए सारी जनता को 18 साल से ऊपर वैक्सीन लगाइए, तभी आप जुलाई अगस्त तक खुल के बाजारों में, मॉल में और पिक्चर हॉल में जा पाएंगे। ठीक है डॉक्टर राहुल, थोड़ा सा आप अपने कैमरे से थोड़ा सा पीछे होंगे तो हम आपको और बेहतर तरीके से देख पाएंगे और आपके चेहरे पे थोड़ी रोशनी भी आ पाएगी। डॉक्टर एम वली, अब तक हमने जितना वैक्सीनेशन किया है, उस वैक्सीनेशन के बाद आपका अनुभव क्या कह रहा है कि जिन लोगों को वैक्सीन लगी वो कितनी कारगर रही, और जो 1 अप्रैल से जो हम ड्राइव चलाने जा रहे हैं, 18 साल से उम्र जिनकी भी ज्यादा है, उन सबको हम वैक्सीन देने जा रहे हैं, ये कितना कारगर होने जा रहा है? देखिए, वैक्सीन के बारे में जो लोगों में शुरू में एक रिजर्वेशन था कि हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, वो खत्म हो गया है। दूसरे, हमारे यहाँ अब वैक्सीन कई जगह से आएगी और वैक्सीन की कोई कमी और शॉर्टेज नहीं होगी। वैक्सीन लगाने के लिए हमारे पास पूरा स्टाफ है। लोगों को आगे आना है तो वो आ रहे हैं। मेरा तजर्बा बहुत अच्छा है, मैंने खुद भी वैक्सीन लगवाई है, मेरी 1 डोज पूरी हो गई है, दूसरी डोज 1-2 दिन में लग जाएगी। तो वैक्सीन का जो हमारे पास एक कहने के लिए सबसे मोटा और सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वो ये है कि वैक्सीन जो है हमको कोरोना के दूसरे हमले से रोकती है। वैक्सीन जो है हमको, अगर दूसरा जैसे अभी बताया गया, कोरोना का अगर हमला होता है 2 वैक्सीन लगने के बाद भी होता है, तो हमको शायद उसका जो संक्रमण होता है वो बहुत कम होता है। हम वेंटिलेटर बहुत पर कम नुकसान पहुंचा पाता है संक्रमण, और हमारी इम्यूनिटी जो है वो वैक्सीन बूस्ट करता है। और
इसकी कई तरह की इम्यूनिटी होती है जो कि मेडिकल साइड से हम समझा सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो वैक्सीन हेजिटेंसी का। ठीक है डॉक्टर राहुल, जल्दी से 30 सेकंड में अपनी बात कह दीजिए, मुझे शो खत्म करना है। वैक्सीनेशन ही एकमात्र रास्ता है कोरोना को हराने का। जितने भी म्यूटेशन आए और अब जितनी आपके पास वैक्सीन है, सारे म्यूटेंट के अगेंस्ट में वो एक्टिव है। अगर आपको नॉर्मल जिंदगी अगर से जीनी है तो पॉपुलेशन 60 से 70। चलिए, आपका पैगाम पूरे देश तक पहुंच गया डॉक्टर राहुल भार्गव कि वैक्सीन से किसी भी तरह की घबराने की जरूरत नहीं है। वैक्सीन हमारे फायदे के लिए है, कोरोना को हराने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया और आप सबको बहुत सलाम, बहुत सैल्यूट। आप सब लोग इंसानियत की खिदमत के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।